प्रणाम। मैं बोज्जा रामादेवी श्यामయ్య, हिंदी लेक्चरर, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत। आज मेरा पाठ द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हम पहले हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, मतलब पानी शब्द में 4 अक्षर रहने पर भी, जैसे प नी, पानी में भी फिर 2 अक्षरों का जो मिलावट होता है, ब प्लस अ, प नी, न प्लस ई, नी, ऐसा 4 अक्षरों से 2 अक्षरों से एक शब्द बन गया पानी। फिर अविभाज्य शब्द है ये। अलग अलग विभक्त करने पर, संधि करने पर इसका अर्थ और इसका जो महत्व नहीं रहता। इस शब्द भिन्न भिन्न अक्षरों का शब्द ही अर्थानुसार रहता है, अविभाज्य होता है। इसलिए हिंदी के मूल ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर हिंदी के वर्णमाला में 92 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को हम वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट कहते हैं। फिर वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52। 52 अक्षरों में स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार जैसे विभाग होते हैं। स्वर में अ, इ, उ, रू, ए, आई, ओ, औ 11 अक्षर होते हैं। व्यंजन में सुलभ पद्धति से हम विभाजन करने से कचट तपा वर्गों में हम बांट सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कचट तपा। फिर अंतस्थ्य, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार, कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में हिंदी के। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, ख, इन्या। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इनी। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ्य मतलब तालव्य, बिना तालव्य के होते हैं। गले से निकलता है शब्द य, र, ल, व। ऊष्म मतलब हवा बाहर आ जाता है, श्वास, शे, श, स, ह। संयुक्त 2 अक्षरों का मेल से हो जाने वाले व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन, इन्य, ढ। अनुस्वार का अर्थ होता है एक बिंद विसर्ग। अनुस्वर विसर्ग, बिंद विसर्ग। इस तरह का 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। फिर भाषा भाग के बिना शब्द समूह नहीं कहलाता है।
भाषा भागम हिंदी के भाषा भाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय शब्द, संयोजक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इन 8 भागों के बिना वाक्य नहीं बन सकते, वाक्य नहीं कहलाता है। कभी न कभी किसी न किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि जो व्याकरण युक्त शब्द होते हैं, इस तरह का भाषा भाग कहलाते हैं। फिर हिंदी में जो प्रथम वर्ष के अंतर्गत लिंग दिया जाता है 1 अंक के रूप में, लिंग बदलो, ऐसा एक वाक्य लिंग बदल कर लिखना पड़ता है। लिंग का जो व्युत्पत्ति है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के जो जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। आए समझ में? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ स्थानों का शब्दानुसार मतलब बस निर्जीव वाचक शब्द होने पर भी लिंग का बोध होता है। इस तरह का किसी भी वस्तु, व्यक्ति और प्राणियों की जाति के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। यह परिभाषा होता है लिंग का। फिर लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा से पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीत्व का बोध होता है या उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़की, गाय, बैल, बच्ची, बच्चा, बूढ़ी, बूढ़ा, इस तरह का हम कह सकते हैं। वस्तुओं या अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग भेद कठिन है, यह केवल प्रयोग के द्वारा ही जाना जाता है। फिर हम प्राणीवाचक शब्दों को हम देख सकते हैं और देख के बोल सकते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मगर अप्राणीवाचक शब्दों को लिंग कैसे बता सकते हैं हम? मतलब उस वाक्य में आने वाले व्युत्पत्ति से ही उसका लिंग को पहचान सकते हैं हम। मतलब कुर्सी, मेज़, इस तरह का शब्दों को लिंग वाचक हम थोड़ा सा जो एक चिन्ह के आधार से हम पहचान सकते हैं। ईकारांत, ज़्यादातर ईकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, अकारांत शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कभी कभी क्रिया या विशेषण के साथ शब्द प्रयोग करने से लिंग का निर्णय होता है। संज्ञा शब्दों के लिंग भेद का प्राप्त करना हिंदी भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्रिया के अनुसार भी हम लिंग को पहचान सकते हैं। लड़की आती है, ईकारांत शब्द क्रिया शब्द पूरे स्त्रीलिंग कहा जाता है और अकारांत क्रिया शब्द पुल्लिंग कहा जाता है। कैसे? आकारांत मतलब आती है, जाती है, सोती है, लाती है, हंसती है, रोती है, देती है, छिपाती है, नाचती है, रुलाती है। ए पूरा ईकारांत शब्द आता है, जाता है, रोता है, देता है, छींकता है, चिल्लाता है, लिखता है, नाचता है, हंसाता है, ये पूरा शब्द बनाता है। पूरा शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द, क्रिया शब्द बोलते हैं हम। इस तरह का लिंग शब्दों को जो बदल कर लिखो बोलने पर हम एक वाक्य को लिए तो ऐसा देता है कि पाठशाला में 200 विद्यार्थी है। विद्यार्थी शब्द का रेखांकित करके लिंग बदलो बोलने पर हम विद्यार्थी का जो स्त्रीलिंग शब्द विद्यार्थिनियाँ ऐसा बोल सकते हैं हम। इस तरह का एक वाक्य में लिंग बदलते समय
लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल जाता है। पुल्लिंग शब्द के लिए क्रिया अकारांत होता है, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए क्रिया इकारांत होता है। जैसे कि छात्र नाचता है, छात्र मतलब फीमेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, छात्र मतलब छात्रा मतलब फीमेल स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट के लिए हम क्या बोलते हैं? छात्र नाचता है, अकारांत, नाचना क्रिया, क्रिया अकारांत, नाचता है अकारांत क्रिया है, इसलिए इसको पुल्लिंग बोल सकते हैं छात्र को। फिर छात्रा नाचती है। हमको जबकि एक डाउट आता है कि स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, ऐसा पहचानने के लिए हम पूरे वाक्य को देख सकते हैं। क्रिया को देखकर हम उस संज्ञा की लिंग को बता सकते हैं। छात्र नाचता है, छात्रा नाचती है, छात्रा मतलब फीमेल स्टूडेंट। उसी तरह का पिताजी सामान लाया, माताजी सामान लाई, है ना। उसी तरह का जुलाहा कपड़े बुनता है, जुलाहिन कपड़े बुनती है। जुलाहा मेल, जुलाहिन फीमेल। उसी तरह का दादा कहानी सुनाता है, दादा मतलब मेल, सुनाता है, వినిపిస్తున్నాడు। उसी तरह का दादी कहानी सुनाती है। उस तरह का हम बहुत सारे लिंग को बदल कर बोल सकते हैं कि चमार से बनाए गए चप्पल अच्छे हैं। चमार, चमार मतलब चमड़े से चप्पल बनाने वाले व्यक्ति। चमार मतलब पुल्लिंग। चमारिन, चमारिन से बनाए हुए चप्पल अच्छे हैं, चमारिन से बनाए हुए चप्पल अच्छे हैं, ऐसा बदल सकते हैं हम। उसी तरह का मेरे घर में बिल्ली नाचती है, मेरे घर में बिलावड़ नाचता है। कुत्ता कुतिया, घोड़ा घोड़ी, पुत्र पुत्री, देव देवी। फिर ठाकुर ठाकुराइन, फिर मालिक मालकिन, सियार सियारिन। कौवा आने पर नर कौवा मादा कौवा। कवि का क्या होता है? कुछ लिंग शब्दों के लिंग बोलने के लिए नर मादा ऐड कर सकता है। नर फीमेल मेल के लिए नर शब्द को ऐड करते हैं और फीमेल के लिए मादा शब्द को जोड़ते हैं। जैसे कि नर कौवा मादा कौवा, नर बिल्ली मादा बिल्ली, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्ली बिलावड़ भी बोल सकते हैं। फिर डिब्बा, डिब्बा डिब्बी, ऐसा बोल सकते हैं हम लिंग बदलते समय। इस तरह का हम लिंग बदलकर लिख सकते हैं आसानी से। फिर वचन बदलना, वचन का जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर फिर से वाक्य लिखना पड़ता है। फिर हिंदी में इसका जो परिभाषा होता है कि किसी भी वस्तु व्यक्ति यों के संख्यावाचक शब्दों की जानकारी देने वाले वचन कहलाते हैं। संख्या को बताने वाले शब्द एक होता है या एक से अधिक होता है, इसकी जानकारी हमको वचन से मिलता है। उसी तरह का इसमें दो प्रकार का वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रायः संज्ञा के एक वचन से एक वस्तु का और बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। बोल दिया ना, एक वस्तु हो तो एक वचन, एक से अधिक हो तो बहुवचन कहा सकता है। फिर अकारांत सारे शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। एकारांत शब्द पूरे बहुवचन के अंतर्गत
आते हैं। वैसे कि लड़का का कारांत अंत, लड़का शब्द में अंत का जो वर्ण होता है उसका उच्चारण हम अ से करते हैं। लड़का एक वचन। फिर लड़का शब्द को बहुवचन में बदलना पड़े तो कैसे लिख सकते हैं हम? एकारांत शब्द में बदलने पर लड़के बन जाता। इसलिए लड़का एक वचन, लड़के लिखने पर बहुवचन बन जाता है। उसी तरह का कमरा, कमरे। फिर स्त्रीवाचक शब्दों को हम वचन बदलने पर इया शब्द लग जाता है। ज़्यादातर शब्दों को इया, ये। माता एक वचन, माताएं बहुवचन। लड़की स्त्रीलिंग शब्द, लड़कियां। लकड़ी, लकड़ी को लेने पर भी लकड़ी एक वचन, लकड़ियां बहुवचन। उस तरह का एकारांत और वाक्यों में लिखते समय ओकारांत बहुवचन के लिए। फिर या, ये, ओ कारांत शब्दों को हम बहुवचन में ले सकते हैं। अकारांत शब्द सारे एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए घर, अब घर है ना, घर शब्द घर एक वचन में भी घर होता है, फूल एक वचन में भी फूल होता है, बहुवचन में भी फूल होता है। फिर लिखते समय थोड़ा सा बदल जाता है। घरों में ताला लगा हुआ है, ऐसा वाक्य लिखते समय घरों, घरें, घरों ऐसा शब्द आ जाता है। उसी तरह का फूल, ढेर सारे फूल हैं, फूल गिर गया, बहुवचन के लिए भी एक फूल ही। और वृक्ष, पत्ता, फूल, फल। फिर घर पूरा एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में भी एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य लिखते समय फूलों, घरों ऐसा लिखते हैं। फिर वचन में हम वचन बदल कर लिखो पूछने पर वाक्य में पूरा वाक्य बदल कर लिखने के लिए फिर कैसे लिख सकते हैं कि बंदर नाचता है, बंदर नामवाचक और संज्ञा बोलते हैं बंदर को। बंदर एक संज्ञा शब्द है, नाचना क्रिया शब्द है, नाचता है मतलब नाचता अकारांत क्रिया शब्द, इसलिए यह एक वचन पुल्लिंग वाक्य है। इस तरह का जो इसको बहुवचन स्त्रीलिंग वाक्य में बदलने के लिए कैसे लिखना पड़ता है? बहुवचन एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाक्य में और बहुवचन स्त्रीलिंग वाक्य में लिखने पर भी यह बंदर नाचती है, बंदर नाचती हैं, हैं पर बिंद लगाने पर बहुवचन कहा जाता है। नाचती हैं एक स्त्रीवाचक शब्द एक होने पर एकारांत क्रिया होता है और ज़्यादा होने पर भी एकारांत क्रिया भी हो जाता है। लड़की आती है, एक लड़की को भी आती है और लड़कियां आती हैं से हम पहचान सकते हैं, एक या एक से अधिक बोल के। इस तरह का हम वचन को बदलकर फिर से लिखना पड़ता है। जुलाहा कपड़ा बुनता है, जुलाहे कपड़े बुनते हैं। वचन बदलते समय हम वाक्यों में वचन बदलते समय उदाहरण के लिए वह एक बड़ी इमारत है, वे बड़ी इमारतें हैं। लड़के ने रोटी खरीदी, लड़के रोटियां खरीदी, रोटी रोटियां ऐसा। वहाँ एक राशि है, वहाँ कई राशियाँ हैं, राशि राशियाँ। इस तरह का हम बदलकर लिख सकते हैं। पुस्तक के लिए भी पुस्तक एक वचन में और बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर वाक्य लिखते समय पुस्तकें ऐसा हम उच्चारण करते हैं। उस तरह का आंखें, पुस्तक पुस्तकें। विद्वान विद्वज्जन, पाठक पाठक वर्ग, लेखक कवि कविगण, पाठक पाठक वर्ग, शासक शासनगण ऐसा बोलते हैं। कलम कलमें, माता माताएं, वस्तु वस्तुएं, डिबिया डिबियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। या बोलने पर वचन बहुवचन बन जाता है।
उसी तरह का कुटिया, कुटियाँ, कुटिया एक वचन, कुटियाँ बहुवचन, चंद्रमा। उसी तरह का रोटी, रोटियाँ, इस तरह का वचन होता है। फिर काल, काल में जो परिभाषा लिखना हो तो किसी भी काम को करने का समय को बताने वाले वाक्यों को, शब्दों को हम, क्रिया शब्दों को काल बोलते हैं। किसी भी कर्म को करने के निश्चित समय को सूचित करने वाले पूरे शब्द काल के अंतर्गत आते हैं। इसके 3 विभाग हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर परीक्षा में हम वर्तमान वाक्य देकर भूतकाल में लिखो बोले तो फिर भूतकाल के वाक्य को वर्तमान काल में, वर्तमान काल को भविष्य काल में, भविष्य काल के शब्द को भूतकाल में, ऐसा हम बदल कर लिखना पड़ता है। वर्तमान काल का परिभाषा होता है कि काम को अभी भी करना या होना वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए राम आता है, माता खाना बनाती है, इस तरह का वर्तमान काल। फिर इसी वाक्य को फिर भूतकाल का परिभाषा होता है कि जो काम को करना या होना, काम फिनिश हो गया, कर गया, इसलिए इस काल को हम भूतकाल बोलते हैं। माता खाना बनाई। उसी तरह का भविष्य काल के लिए हम जो आने वाले क्रिया की पहचान को बताने वाले शब्द को हम भविष्य काल बोलते हैं। मतलब माता खाना बनाएगी, इस तरह का हम एक दूसरे से काल को हम बदल सकते हैं। कैसे कि गिरीश बन गया, ये भूतकाल है, गिरीश बन गया। फिर गिरीश वन जाता है, वर्तमान काल, गिरीश वन जाएगा, भूतकाल। इस तरह का हम उदाहरण शब्दों को ले सकते हैं। फिर लड़का पाठशाला जाता है, वर्तमान काल होता है। फिर वर्तमान काल से भूतकाल में इसका परिवर्तन करने पर लड़का पाठशाला गया, उस तरह का भूतकाल बन जाता है। उसी तरह का डॉक्टर इलाज करता है, वर्तमान काल, डॉक्टर ने इलाज किया, भूतकाल। भूतकाल में हम ने का प्रयोग करते हैं, संपूर्ण भूतकाल में हम ने का प्रयोग करते हैं। जो जिस वाक्य में ने का प्रयोग होता है पूरे वाक्य, भूतकाल के वाक्य समझ सकते हैं। उसी तरह का एक गहरा एक चिन्ह हम रख सकते हैं कि बंडा गुर्तु जैसा, कैसे कि है आने वाले शब्द पूरा वर्तमान काल है, अंत आने वाले शब्द वर्तमान काल समझ सकते हैं। था, गया, आया, देखा, सुना, ऐसा अपूर्ण वाक्य को हम भूतकाल समझ सकते हैं। जाऊंगा, गा अंत आने वाले शब्द, आऊँगा, गाऊंगा, खाऊंगा, देखूंगा, ऐसा अंत होने वाले शब्द को हम भविष्य काल भी कह सकते हैं। उस तरह का काल को हम आसानी से पहचान सकते हैं और बदल सकते हैं। लता अच्छी तरह नाचती है, वर्तमान काल। इसको भूतकाल में परिवर्तित करने पर लता अच्छी तरह नाचती है, वर्तमान, नाची भूतकाल, नाचेगी भविष्यत काल। बुनता है, वर्तमान, बुना भूतकाल, बुनेगा भविष्यत काल, नेस्ताडो। उसी तरह का खरीदती है, वर्तमान काल, खरीदी भूतकाल, खरीदेगा भविष्यत काल। घोड़ा घास खाता है, वर्तमान काल, घोड़े घास खाया, भूतकाल, घोड़ा घास खाएगा भविष्यत काल। इस तरह का हम काल के बारे में सीख सकते हैं। उसी तरह का वाच्य हम जो वाक्य को बोलते हैं उस तरह का कर्ता को अधिक प्राधान्यता महत्व दिए हैं या कर्मा को अधिक महत्व दिए हैं। इस वाच्य से हमको पहचान मिलता है।
किस तरह की क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं। वाच्य मतलब क्रिया का व्यापार फल को जान लेना, समझ लेना, जिसे मालूम हो कि क्रिया द्वारा संपन्न कार्य का प्रधान विषय कर्ता, कर्मा या भाव। वाच्य में 3 प्रकार होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मावाच्य, भाववाच्य। वाच्य में कर्ता कर्मा के साथ साथ ही भाव की भी प्राधान्यता होता है। फिर उसी तरह का जो हम कह सकते हैं कि वाक्य निर्माण में कर्ता कर्मा क्रिया के साथ साथ भाव का भी स्थान रहता है। कर्ता कर्मा भाववाच्य कहते हैं उसको। फिर उदाहरण के लिए हम कर्ता को एक वाक्य में कर्ता की प्राधान्यता बोलने वाले शब्द कर्तावाच्य कह सकते हैं। फिर एक वाक्य में कर्मा को प्राधान्यता देते हुए बोलने वाले वाक्य पूरे कर्मा के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके द्वारा किस तरह का जो भाव का प्रकट होता है उन सभी को भाववाच्य बोलते हैं। फिर कर्ता कर्मा का अर्थ क्या होता है, मतलब एक वाक्य में हम उदाहरण सहित बोल सकते हैं कि राम फल खाता है। राम करता है, जो क्रिया करता है, इसलिए कर्ता राम। फल, फल कर्मा है, मतलब कर्मा का अर्थ होता है कि क्रिया का व्यापार, फल जिस पर पड़ता है वह कर्मा। फिर फल के बिना क्रिया होता है, नहीं होता, इसलिए कर्मा फल होता है। फिर राम करता होता है। फिर खाता है, क्रिया होता है। इस तरह का एक वाक्य में कर्ता कर्मा क्रिया होता है। कर्मा की प्राधान्यता मतलब राम को पहले लेकर हम बोल रहे हैं। రాముడు ఏమి చేస్తున్నాడు, रामुडु पंडु तिंटुन्नाडु, मतलब राम के बारे में ही हम बोल रहे हैं। राम फल खाता है, इम्पोर्टेंस राम को दे दिया, इसलिए कर्ता वाच्य बोलते हैं। मगर राम को छोड़कर हम फल राम से खाया जाता है, ऐसा बोलने पर फल के बारे में बोल रहे हैं इधर, इसलिए राम को प्राधान्यता न देकर किनको प्राधान्यता दिया है, हम फल को प्राधान्यता दिया है। क्रिया तो करता है मगर फल पर जोर दिया हम, इसलिए व्यापार फल कर्मा पर पड़ जाता है, इसलिए कर्मा वाच्य बोलते हैं। कर्मा से क्रिया का प्रारंभ बताने पर, विशेषण बताने पर कर्मावाच्य बोलते हैं। कर्ता को विशेषण देने पर कर्तावाच्य बोलते हैं। उस तरह का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राम ने रावण को मारा, सदियों से वैसे ही मारा जाता है रावण, हिंदी के जो व्याकरण में उस तरह का राम ने रावण को मारा, राम जी ने रावण को मारा, रामुडु रावणुन्नि चंपाडु, मतलब इधर राम को प्राधान्यता दिए हैं, इसलिए राम ने रावण को मारा। फिर कर्ता का फल किन पर पड़ा, रावण पर पड़ा, इसलिए रावण कर्म कह सकते हैं हम। फिर इसको कर्मावाच्य में बोलने पर राम के द्वारा रावण मारा गया, रावण के बारे में बोल रहे हैं इधर, రావణ్ को ప్రాధాన్యత देकर बोल रहे हैं, రామ్ के द्वारा రావణ్ मारा गया, ఎవరు చంపబడ్డారు అని అడిగినారు కాబట్టి రావణుడు గురించి అడిగినట్టు, కాబట్టి कर्मवाच्य कह सकते हैं इधर। उसी तरह का तुम कलम से चिट्ठी लिखते हो, कर्तावाच्य, तुम कर्ता, इसलिए इसको कर्मवाच्य में बदलने पर तुम्हारे द्वारा कलम से चिट्ठी लिखी जाती है। तुमसे भी बोल सकते हैं हम, तुमसे कलम, तुमसे चिट्ठी लिखी जाती है। चिट्ठी की प्राधान्यता देने पर हम तुमसे चिट्ठी लिखी जाती है। फिर किससे लिखी जाती है बोलने पर, कलम से, कलम कर्मा होता है, इसलिए कलम से चिट्ठी लिखी जाती है। इस तरह का हम कर्मा से कर्ता से कर्मा वाच्यों में हम बदल सकते हैं। फिर शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। शुद्ध वाक्य मतलब जो भाषा के भाग होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये पूरा
भाषा भागों में त्रुटियाँ और अशुद्ध होते हैं, उन अशुद्धों को हम शुद्ध करके लिखना पड़ता है, जो चाहे वो वाक्य में विलोम का अशुद्ध हो, लिंग का अशुद्ध हो, वाचक का अशुद्ध हो, काल का अशुद्ध हो, क्रिया का अशुद्ध हो। इस तरह का अशुद्धों को हम शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए महेश आम खाया, महेश ने आम खाया। खाया मतलब संपूर्ण भूतकाल, इसलिए ने का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए महेश ने आम खाया बोल सकते। किरण पुस्तक लिखी, किरण ने पुस्तक लिखी। ये पूरा भूतकाल के वाक्य हैं, इसलिए ने का लुप्त हो गया है, इसलिए ने से भूतकाल संपूर्ण होता है, इसलिए हम ये काल की त्रुटियां बोल सकते हैं। उसी तरह का मालती ने पुस्तक लाई, मालती। इधर देखें तो हम और एक भूतकाल को छोड़कर हम लिंग के त्रुटि मानने पर, अशुद्ध मानने पर मालती ने पुस्तक लाया, मालती ने पुस्तक लाया मतलब वो अशुद्ध वाक्य कहा सकते हैं, क्योंकि मालती स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग मतलब क्रिया इकारांत होनी चाहिए, मतलब लाया बोल रहे हैं हम, इसलिए मालती पुस्तक लाई नहीं, मालती पुस्तक लाई बोल सकते हैं, मालती ने पुस्तक लाया नहीं बोल सकते। उस तरह का अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध से हम लिख सकते हैं। फिर हिंदी के जो प्रथम वर्ष के व्याकरण में अनुवाद होते हैं अंग्रेज़ी में देने पर, हिंदी में और हिंदी ऑफिशियल शब्दों को अंग्रेज़ी में अनुवाद करना पड़ता है। कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत कार्यालयों में उपयोग करने वाले अंग्रेज़ी शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी शब्दों को अंग्रेज़ी में अनुवाद करना, लिखना पड़ता है, जिनको ऑफिशियल डिजिग्नेशन कहते हैं, पदनाम कहते हैं, उसको प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, पूरा कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत। इधर देखें तो हम एक्सेप्टेंसी स्वीकृति बोलते हैं, एकोमोडेशन को आवास बोलते हैं, अकाउंटेंट को लेखाकार बोलते हैं, अकाउंटेंट जनरल को महालेखाकार बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट को पावती बोलते हैं, बैलेट ऑफिसर को मतपत्र अधिकारी बोलते हैं। इलेक्शंस के समय हम सुनते हैं ना बैलेट ऑफिसर। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थ बोर्ड, बाइपेट्रेट मतलब उभयलक्षी, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब खंड विकास अधिकारी। इस तरह का हम अनुवाद कर सकते हैं। सेंसस ऑफिसर मतलब जनगणना अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी लेखा परीक्षक, चेयरमैन सभापति, चार्जशीट आरोप पत्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट संधि लेखापाल, डेप्टरुन मतलब डेनस अलावेंस महंगाई भत्ता, डिक्लेरेशन फॉर्म घोषणा पत्र, डिडक्शन कटौती, डेमेफिशियल अर्थ सरकारी। इस तरह का हम कार्यालयीन हिंदी के अंग्रेज़ी शब्दों को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, जैसे कि एनक्लोजर, अनुलग्नक, इमरजेंसी, आपातकालीन बोलते हैं ना उसको अंग्रेज़ी में इमरजेंसी को हिंदी में आपात बोलते हैं। एजुकेशन ऑफिसर शिक्षा अधिकारी, इलेक्शन कमिश्नर निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग, फेयर कॉपी मतलब स्वच्छ लिपि, हम हमेशा यूज़ करते हैं ना फेयर कॉपी मतलब स्वच्छ प्रति। फेक डॉक्यूमेंट जाली दस्तावेज, फाइनेंशियल कॉन्करेंस वित्तीय सहमति, फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र वित्त सलाहकार, फिटनेस सर्टिफिकेट स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र बोलते हैं। उस तरह का हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प दस्तकारी, हेडक्वार्टर्स मुख्यालय, हेल्थ ऑफिसर स्वास्थ्य अधिकारी, हाई कमिश्नर उच्चायुक्त, हेरवित
एत दूसर लहसन संपर्क लाइवलीहुड आवास जीविका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीवन बीमा निगम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वायत्त शासन लॉम्सोम एक मुश्त पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक जीवन बीमा प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रिंसिपल प्रधानाचार्य प्रोड्यूसर निर्माता साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक। इस तरह का हम अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, वो कोरियोलिन हिंदी के अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। उस तरह का जो हिंदी में दिए गए शब्दों को अंग्रेज़ी में भी हम अनुवाद कर सकते हैं। कैसे कि राष्ट्रीय राजपथ मतलब नेशनल हाईवे अधिसूचना नोटिफिकेशन, हमको उपजीविका धंधा ऐसा एक शब्द देकर अंग्रेज़ी में अनुवाद करो बोले तो ऑक्यूपेशन हम लिख सकते हैं। संसद पार्लियामेंट, निवृत्ति वेतन पेंशन, अनुज्ञा परमिशन, परमिशन बोलते हैं ना, अनुज्ञा बोलते हैं उसको हिंदी में। लोक सेवा पब्लिक सर्विस, पावती रिसिप्ट, सिफारिश रिकमेंडेशन, भर्ती रिक्रूटमेंट। इस तरह का बहुत सारे कार्यालयीन हिंदी शब्द होते हैं। कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑफिशियल डेजिग्नेशन इन हिंदी बोलते हैं उसको, प्रशासनिक शब्दावली भी बोलते हैं। इस तरह का प्रथम वर्ष में व्याकरण के अंतर्गत लिंग, वचन, कॉल, वाच्य, वाक्यों की शुद्धि और पदनाम मतलब कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत ऑफिशियल डेजिग्नेशन इन हिंदी से अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी से हिंदी में कार्यालयीन शब्दों को, पदनामों को अनुवाद कर सकते हैं। जय हिंद, सुरक्षित रहो।